हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर एयर अराउंड अस। और आज हम उसके जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए, जो ये चैप्टर है हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छे से हमने इसका डिस्कशन भी कर लिया था और अच्छे से हमने इसका रिविजन भी कर लिया था। आज करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर का संगठक क्या है? ठीक है, यानी कि वायु का जो संगठक है वो क्या है, बताइए। पहले आप सोचिए कि क्या होगा, क्या हो सकता है इसका आंसर। यानी कि जो वायु है वो किस किस चीज से बनी है, उसका क्या क्या कंपोजिशन है। ठीक है, देखो पहले अगर हम रफली अपने दिमाग में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमको पता है एयर क्या है। यानी कि वायु क्या है, एक मिश्रण है। मिश्रण यानी कि एक मिक्सचर है। ठीक है, मिश्रण है या मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? देखो, ये है गैसेस का, यानी कि गैसेस का मिक्सचर है। दूसरी चीज और क्या है, गैस के अलावा इसमें क्या है? गैस के अलावा क्या है? गैस के अलावा है इसमें वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प। जल वाष्प इसमें है। इसके अलावा इसमें है डस्ट, यानी कि धूल और धुआं। ठीक है, जल वाष्प है, धूल है और धुआं है। गैसेस, गैसेस यानी कि कौन कौन सी गैस है इसमें? इसमें है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास कुछ गैसेस हैं जो एयर के मिक्सचर में प्रेजेंट है। तो जब हम एयर के कंपोजिशन की बात करते हैं, एयर के संगठक की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये जो चार्ट है इस तरीके का आ जाना चाहिए कि एयर किस चीज से बनी है। यानी कि वायु जो है वो किस चीज का मिश्रण है? वो है गैसेस का मिश्रण है। वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प का मिश्रण है। और धूल और धुएं का मिश्रण है। कौन कौन सी गैसों का ये मिश्रण है? ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस। जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है, जो ऑक्सीजन है वो 21% है, और बाकी जो वाटर वेपर, धूल, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीजें वो क्या है, बाकी के 1%। ये तीनों चीजें क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके का फ्लो चार्ट जो है हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए जब हम बात करते हैं एयर के कंपोजिशन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरीके से हम इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। देखिए, एयर कंटेन्स गैसेस, यानी कि एयर में प्रेजेंट होता है गैस, वाटर वेपर जिसको हम जल वाष्प बोलते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स मतलब है धूल के जो कण होते हैं। ठीक है, द गैसेस इन एयर इंक्लूड, तो जो गैस होती है उनमें जो हवा में यानी कि वायु में जो गैस होती है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, यानी कि क्या क्या चीजें होती हैं? वो होती है हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी अदर गैसेस होती हैं। ठीक है, द गैसेस दैट मेक अप मैक्सिमम प्रोपोर्शन आर, अच्छा जो सबसे ज्यादा होती है वो क्या होती है? वो हमारी 78% ऑक्सीजन होती है। बाकी की 21% हमारी 78% हमारी नाइट्रोजन होती है। बाकी 21% हमारी ऑक्सीजन होती है। और बाकी की 1% हमारा क्या होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट, ठीक है, स्मोक, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इस तरीके के जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो इस तरीके का हमने एक पाई चार्ट देखा था। ठीक है, तो उस पाई चार्ट में हमने क्या देखा था? 78% क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन है। बाकी यहाँ पर 21% जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। और बाकी का जो ये 1% है ना, बाकी का जो ये 1% है ना, ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? डस्ट पार्टिकल्स, जो हमारा वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो अदर गैसेस हमारे एयर में प्रेजेंट है वो सब कितना है? 1% है। ठीक है, चलिए, तो ये अब आपको समझ आ गया होगा, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। आप चाहे तो इस तरीके का एक डायग्राम बना सकते हैं और
वो जो ऊपर हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किया था उस तरीके का फ्लो चार्ट बना करके भी आप जो है इसको याद कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फ्लो चार्ट की हेल्प से जो है आप सिर्फ याद कर सकते हैं, फ्लो चार्ट की हेल्प से जो है आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि वायु में कुछ गैसें गैसें जल वाष्प और धूल के कण होते हैं। ठीक है, तो इन गैसों में जो है यानी कि जो ये गैस है वायु में, ये जो गैस वायु में है इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी अन्य गैसें भी होती हैं। ठीक है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे गैसों के मिश्रण में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो कि 78% और ऑक्सीजन जो कि 21% जो है मौजूद होता है। उसके अलावा आप लिखेंगे बाकी का जो 1% होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें, जल वाष्प और धूल के कण होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब आप इसको रीड कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, विच गैस इन द एटमोस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि हमारे एटमोस्फेयर में ऐसी कौन सी गैस है जो हमारे श्वास लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, एसेंशियल है, जरूरी है। तो कौन सी गैस है जो सांस लेने के लिए जरूरी है, हमारे एटमोस्फेयर में हो, वो गैस कौन सी है? वो गैस है हमारी, कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ठीक है, इंग्लिश में हम लिखेंगे ऑक्सीजन, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस है हमारी जो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। चलिए तो इसका आंसर जो है ऑक्सीजन, ये अब आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। आप कैसे साबित करेंगे कि वायु दहन में सपोर्ट करती है? ठीक है, आप कैसे साबित करेंगे कि वायु जो है दहन में सहायक होती है या दहन में समर्थन करती है? ठीक है, बर्निंग यानी कि दहन, ये सब जानते हैं। चलिए तो कैसे आप बताएंगे कि वायु जो है दहन में समर्थन करती है? कैसे बताएंगे कि वायु दहन में समर्थन करती है? जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो इस बारे में जो है हमने कई एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, कई प्रयोगों के द्वारा हमने ये जाना था कि वायु जो है वो दहन में क्या करती है, समर्थन करती है। और वायु में जो क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो जो है दहन में समर्थन करती है। ठीक है, चलिए तो हमने कैसा एग्जाम्पल लिए थे, आपको याद होगा कि हमने मोमबत्ती वाला एक एग्जाम्पल लिया था। दो या तीन हमने एग्जाम्पल देखे थे मोमबत्ती से रिलेटेड। चलिए तो आगे देख लेते हैं। चलिए इस तरीके से यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है, टू लाइटेड कैंडल्स आर टेकन
यानी कि 2 जलती हुई मोमबत्तियों को हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 कैंडल इज फिक्स्ड इन अ टम्बलर कंटेनिंग वाटर। तो एक कैंडल को हमें ऐसे बर्तन में रखना है या ऐसे टम्बलर में रखना है जिसमें क्या हो, पानी भरा हुआ हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि हमें क्या करना है, 2 कैंडल लेनी है, लाइटेड कैंडल, ठीक है। 2 कैंडल क्या है, लाइटेड कैंडल्स हैं, लेकिन एक क्या है, ऐसे बर्तन में है जिसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। दिस कैंडल इज कवर्ड बाय एन इन्वर्टेड ग्लास। तो इस कैंडल को हमने जो है एक इन्वर्टेड यानी कि उल्टे गिलास से क्या कर दिया, कवर कर दिया। आफ्टर सम टाइम द कवर्ड ग्लास गेट एक्सटिंग्विश्ड एंड वाटर रेन्स अप टू 1/5 इन वन ऑफ द ग्लास। अब हमने क्या देखा, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो वाटर जो हमारी कैंडल थी वो बुझ गई, ठीक है। और जो पानी है वो 1/5 तक गिलास में क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। पानी जो है 1/5 तक गिलास में बढ़ गया, ठीक है। दिस शोज दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। तो यहीं से हमें पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो दहन के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो 1/5 जो राइज हुआ था वो क्या था, ऑक्सीजन ही हमारे पास था, ठीक है। द कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड एज सुन एज द ऑक्सीजन वॉज यूज्ड अप। तो वैसे ही कैंडल बुझ गई, जैसे ही जो हमारी ऑक्सीजन थी वो यूज हुई, वैसे ही कैंडल क्या हो गई, बुझ गई, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये एक्सपेरिमेंट था, इसके अलावा हमने कई और एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, ठीक है। एक हमने वुडन ब्लॉक वाला एक्सपेरिमेंट किया था। वुडन ब्लॉक वाला एक्सपेरिमेंट से भी हमने ये जाना था कि ऑक्सीजन जो है हेल्प करती है बर्निंग में, ठीक है। तो वुडन ब्लॉक वाला जो एक्सपेरिमेंट है, आप चाहे तो उसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो वुडन ब्लॉक वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक वुडन ब्लॉक है, एक हमारे पास लकड़ी का चौड़ा इस तरीके से फट्टा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, जलती हुई कैंडल रखी है, और इसके नीचे हमने क्या रखे हैं, लकड़ी के दो दो क्या रखे हैं, ब्लॉक रखे हैं, ठीक है। इसके ऊपर कैंडल के ऊपर क्या करा है हमने, एक जार रख के उसको पूरा ढक दिया है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद हमने क्या किया कि अब हमने क्या देखा कि ये कैंडल जो है फिर भी जल रही है। क्यों जल रही है, क्योंकि देखो जो वुडन ब्लॉक है वहां से क्या हो रही है, वो इतना ऊंचा है, तो नीचे से क्या हो रही है, हवा जा रही है, और हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, जिस वजह से जो हमारी कैंडल है वो अभी भी जल रही है। लेकिन जैसे ही हमने ये दोनों क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, ये दोनों हमने, ये ब्लॉक हमने यहाँ से रिमूव कर दिए, ठीक है। और जार के ऊपर एक और प्लेट रख दी, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, पूरा दब जाए, है ना। वो पूरा क्या अच्छे से दब जाए, और कोई भी ऑक्सीजन जो है या कोई भी एयर जो है इसके अंदर नहीं जा पाए, ठीक है। तो जब कोई एयर इसके अंदर नहीं जाएगी तो धीरे 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 कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि वहां पर क्या है, कोई भी एयर नहीं है। एयर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन भी नहीं है। ऑक्सीजन ही क्या करती है, बर्निंग में हेल्प करती है। इसी वजह से जो है यहाँ पर कैंडल बुझ जाती है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये वाला प्रयोग भी लिख सकते हैं, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। और आप चाहें तो ये वाला जो हमने ये पानी वाला जो प्रयोग किया था, इसको भी आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। आप कैसे हमें ये बताएंगे कि जो हवा है वो पानी में क्या होती है, घुली हुई होती है। तो हवा पानी में घुली हुई होती है, ये कोई नई चीज है क्या हमारे लिए, नहीं। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो चैप्टर के बीच में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था ना, कि जो एयर जो है वो क्या है, पानी में जो है वो घुली हुई होती है, जिस वजह से जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं। जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है वो सांस कैसे लेंगे, देखो अगर हमारे पास माना बात हमने ये क्या किया, एक्वेरियम लिया है, ठीक है। अब एक्वेरियम लिया है और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कोई नेचुरल वाटर बॉडी है ना, कोई प्राकृतिक जो है पानी का कुछ वो है, हम बोल सकते हैं तालाब है, ठीक है, पॉन्ड है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं पानी में रहने वाले, तो वो जो है सांस कैसे लेते हैं,
कैसे लेंगे? देखो पानी में ही क्या होती है, पहले से ऑक्सीजन, पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है, यहाँ बोल सकते हैं एयर क्या है, घुली हुई होती है, और एयर में ही क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जिस वजह से वो जीव जंतु पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेकर के क्या करते हैं, आगे अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्वेरियम की बात करते हैं तो एक्वेरियम में जो पानी है वो तो एक जगह में है, एक बार पानी डाल दिया, ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं होता, वहां पर जो एक्वेरियम में जो मछलियां होती हैं वो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? क्योंकि यहाँ पर तो एक फिक्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है, तो जितनी मछलियां हैं वो ऑक्सीजन सारा यूज कर लेंगी, फिर उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? हमने देखा होगा कुछ मोटर लगी होती है एक्वेरियम में, जिससे पानी क्या होता है, बार बार ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होने की वजह से क्या होता है, वहां पर जो है ऑक्सीजन, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो पानी में बार बार क्या होती है, घुलती रहती है, जिस वजह से क्या होता है, जो एक्वेरियम में जो रहने वाले क्या है, हमारे फिशेज हैं, या जो भी कोई भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो एक्वेरियम में रहते हैं, उनको वो क्या करते हैं, वहीं से सांस लेकर के अपना जो है आगे जीवन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई एक्वेरियम फिशेज इनकी बात, लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर ये नहीं है। हमारा जो सवाल है वो ये है कि आप कैसे बताएंगे, यहाँ पर तो हमने ये बता दिया कि उसमें होती है, लेकिन कैसे हमने ये प्रूव कैसे किया, कैसे हमने ये प्रूव किया कि जो एयर है वो पानी में डिजोल्व होती है, कैसे हमने ये प्रूव किया कि एयर पानी में डिजोल्व होती है? हमें पता है होती है, लेकिन हमने प्रूव कैसे किया? देखो, हमने किया एक एक्सपेरिमेंट, हमने लिया एक बर्नर, एक स्टैंड जहां पर जलती हुई गैस हम ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, गैस जल रही है, ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर हमने कोई अपना एक बीकर रखा, या कोई भी हम बर्तन ले लें, ठीक है, इसमें डाल दिया हमने एक गिलास पानी, ठीक है, इतना क्लियर। यहाँ पर हमने गैस जल रही है, जलती हुई गैस में हमने क्या रखा है, एक बीकर रखा है, या कोई भी हम यूटेंसिल ले सकते हैं, उसमें हमने डाला है पानी। अब हम इसको करेंगे बॉयल, लेकिन बॉयल होने से पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है कुछ छोटे छोटे बुलबुले से देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? छोटे छोटे बुलबुले देखने को मिलते हैं पानी गर्म होने से पहले, है ना, जब पानी बॉयल उबलने वाला होता है तो उबलने से पहले हमें क्या दिखते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बुलबुले दिखते हैं। अब ये बुलबुले क्या शो करते हैं, इन बुलबुलों की मदद से हम क्या जानते हैं, ये बुलबुले जो हैं वो पानी उबलने से पहले आए हैं, इसका मतलब ये है, ये किसके बुलबुले होंगे, ये जरूर हवा के बुलबुले होंगे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जरूर हवा के बुलबुले होंगे। अब ये हवा के बुलबुले हैं, यानी कि यहाँ से हम क्या बताते हैं, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि पानी में जो है पहले से ही हवा जो है वो घुली हुई है, ठीक है, जो हमें बबल्स के रूप में दिखाई दे रही है। बबल्स यानी कि बुलबुले, बुलबुलों के रूप में जो है हमें वो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, ये एक्सपेरिमेंट जो हमने किया ये आपको समझ में आया? आप इसको जरा रीड कर लेते हैं। चलिए, when a tumbler containing water is heated, जब कोई टम्बलर या कोई बर्तन हम बोल सकते हैं, उसमें अगर हमने पानी डाला है तो वो उसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो टाइनी बबल्स यानी कि छोटे छोटे बुलबुले हमें उसके इनर साइड यानी कि अंदर की साइड है ना, नीचे पे हमें क्या उसके बुलबुले देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे। These bubbles appear before the water start boiling, और ये जो बुलबुले हैं ये हमें कब दिखते हैं, पानी बॉयल होने से पहले, है ना, जब पानी बॉयल होने वाला होता है तब नहीं, उससे पहले हमें ये बुलबुले दिखते हैं, जिसका मतलब क्या है, so these must be air bubbles, तो इसका मतलब क्या है, ये बुलबुले जो है ये जरूर क्या होंगे, हवा के बुलबुले होंगे। ठीक है, दिस शोज दैट वाटर कंटेन्स एयर, इसी से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा वाटर है यानी कि पानी है उसमें जो है एयर होती है, ठीक है, उसमें जो है वायु होती है या हवा होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ का जो आंसर है, इसको आप अब अच्छे से जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको हिंदी में नोट करना है तो आप हिंदी में नोट कर सकते हैं, हिंदी में आप पूरा उस तरीके से आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ आ गया होगा।
हिंदी में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो कुछ समय बाद हमें उसमें जो छोटे छोटे, उसके उबलने से पहले हमें उसमें छोटे छोटे बुलबुले देखने को मिलते हैं। तो ये बुलबुले जो है पानी के उबलने से पहले हमें दिख रहे हैं, यानी कि ये बुलबुले जो है हवा के बुलबुले होने चाहिए। इसी से हमें ये पता चलता है कि पानी में जो है हवा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए। ठीक है, बस ये है, आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर। ठीक है, यानी कि कॉटन का एक जो टुकड़ा, कॉटन का कोई टुकड़ा है वो पानी में डुबाते, मतलब पानी में क्यों डूब जाता है। ये कॉटन हमने देखी, रुई हमको पता है ना, रुई होती है कॉटन। ठीक है, तो रुई का जो टुकड़ा है वैसे तो नॉर्मल वो फूला फूला सा रहता है, सबको पता है जो रुई का टुकड़ा होता है, सबने रुई देखी है अपने घर में। ठीक है, या जब हम पूजा करते हैं या कहीं पर भी हमने क्या है, रुई तो देखी ही है। ठीक है, तो रुई का जो टुकड़ा है वो नॉर्मली क्या होता है, जब हम देखते हैं उसको तो फूला फूला होता है, लेकिन वो पानी में जाते ही क्यों सिकुड़ जाता है। पानी में जाते ही क्या हो जाता है, वो एकदम ऐसे चिपक जाता है ना, सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है, क्यों श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होना यानी कि सिकुड़ जाना। तो क्यों वो सिकुड़ जाता है बताइए। देखो इस तरीके से हमारे पास कॉटन का टुकड़ा होता है, इस तरीके से होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है हमें कॉटन का टुकड़ा। अगर हम एक कॉटन का टुकड़ा लेते हैं तो इस तरीके से हमें दिखता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉटन का टुकड़ा होता है। अब ये इतना फूला हुआ क्यों होता है। ठीक है, अब हमने वैसे नॉर्मली भी हमने देखा होगा कि जो रुई का जो टुकड़ा होता है, यानी कि कॉटन का जो टुकड़ा होता है जिसे हम रुई भी बोलते हैं, तो रुई को जब हम हाथ से भी पिचकाते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, काफी पिचक जाती है, वो तभी भी सिकुड़ जाती है। लेकिन हाथ से पिचकाने में उतना वो नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा देर बाद जब हम उसको छोड़ देंगे तो वापस से वो जो है अपने ओरिजिनल शेप में जो है आने लग जाती है, फिर भी थोड़ा फूली फूली रहती है, एकदम वैसे ही नहीं चिपक जाती जिस तरीके से हम उसको चिपकाते हैं। ऐसा क्यों, और जब हम उसी रुई को हम जो है पानी में डालते हैं तब वो पूरी चिपक जाती है, ऐसा क्यों होता है। देखो ऐसा इसीलिए होता है कि जो कॉटन का जो टुकड़ा है उसके बीच में जो क्या है, हवा है, क्या है, एयर क्या है उसके बीच में मौजूद है, जिस वजह से, यानी कि हवा जो है उसके बीच में मौजूद है, और हवा की वजह से क्या है वो जो है फूला फूला रहता है। ठीक है, बड़ा बड़ा हमें दिखता है, फूला फूला रहता है। लेकिन जब हम इसे कहाँ डालते हैं, वाटर में डालते हैं। ठीक है, वाटर यानी कि पानी। जब हम इस फूले हुए रुई के टुकड़े को पानी में डालते हैं तो पानी में क्या होता है, देखो ये रहा पानी। पानी में हमने ये जो है कॉटन का टुकड़ा है हमारा, ये हमने डाल दिया। तो थोड़ी देर बाद हमको क्या देखने को मिलता है कि ये टुकड़ा जो है इस तरीके से छोटा सा बन के जो है पानी में नीचे देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच में होती है हवा। क्या होती है, हवा। जब हम इसको पानी में डालते हैं तो जो इनके जो रेशे होते हैं, रुई के जो रेशे होते हैं, उनके बीच से सारी हवा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और वो रेशे आपस में चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद क्या हो जाएंगे वो, जैसे अगर वो इतना बड़ा हमारे पास कॉटन की बॉल है, अगर हमने डाला तो हमें देखने को मिलेगा वो इतनी सी बॉल मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो हवा है वो सब क्या है, पानी में जाने से क्या होगी, वो सारी हवा बाहर निकल जाती है। वो सारे रेसे क्या हो जाएंगे, रुई के जो रेसे हैं वो आपस में चिपक जाएंगे, और आपस में चिपकने के बाद क्या होगा, उनका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, और वो पानी में क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, सिकुड़ जाएंगे और पानी में डूब भी जाएंगे। ठीक है, पानी में सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि वो क्यों सिकुड़ेंगे पानी में। वो इसलिए सिकुड़ेंगे क्योंकि उनके बीच में क्या है, एयर होती है। पानी में जैसे ही हम उसे डालते हैं तो उनके बीच की एयर जो है वो बाहर निकल जाती है, वो जो रेशे हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और उनका साइज भी बहुत छोटा हो जाता है, और वो क्या हो जाते हैं, पानी में सिकुड़ जाते हैं, इसीलिए वो सिकुड़ जाते हैं। तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। आगे हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को, के आंसर को, सॉरी। अ लंप ऑफ अ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर, यानी कि कॉटन का यानी कि रुई का एक टुकड़ा पानी में इसीलिए श्रिंक सिकुड़ जाता है, बिकॉज क्योंकि एयर इनसाइड द वुल कॉटन इज ड्राइवन आउट बाय वाटर,
यानी कि जो कॉटन के टुकड़े यानी कि रुई के टुकड़े के अंदर जो एयर है वो पानी द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, जिस वजह से द लेयर्स स्टिक टुगेदर, जिस वजह से उसकी जो परतें होती हैं, है ना, कॉटन की जो परतें होती हैं रुई की, वो आपस में चिपक जाती है, हेंस लम्प श्रिंक। इसीलिए जो उसका जो टुकड़ा होता है, टुकड़ा बोल रहे हैं हम, या रुई रुई जितना हम लेते हैं वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको समझ में आया, तो आप ये जो है नोट कर लीजिए। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि कॉटन का हमने रुई का एक टुकड़ा लिया, रुई का टुकड़ा जो है पानी में क्यों सिकुड़ जाता है, रुई का टुकड़ा पानी में इसीलिए सिकुड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर जो हवा होती है वो पानी द्वारा हटा ली जाती है। ठीक है, जिस वजह से उसकी परतें आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती हैं, और रुई का टुकड़ा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में जो है ये भी लिख सकते हैं। तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने और क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। और आप चाहें तो उस तरीके से डायग्राम बना करके भी इसको समझने के लिए आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, रफली आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में, किनारे की साइड में। ठीक है, या अपनी रफ कॉपी जो है वहां पर बना सकते हैं, या बुक में एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, जिससे आप इजीली क्या करें, इसको समझ सकें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, यानी कि अर्थ के चारों ओर जो एक लेयर होती है, परत होती है, उसे क्या बोला जाता है, अर्थ की चारों ओर जो परत है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वायुमंडल। क्या बोला जाता है, वायुमंडल, और इंग्लिश में हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE। ठीक है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, या तो हम बोले कि जो हमारे अर्थ के अर्थ के चारों ओर हवा की जो एक परत होती है, अर्थ के यानी कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर हवा की जो परत परत होती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे वायुमंडल बोला जाता है, या हम उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड, यानी कि वो कौन सा कंपोनेंट है हवा का जो जो हरे पेड़ पौधे जो है यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो हमने कहा था हमारे लिए जैसे ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनका खाना बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बताइए। प्लांट्स के लिए जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है उनका खाना बनाने के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट है CO2। CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या हम बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको इस तरीके से, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, खाना बनाने के लिए वो अपना भोजन जो है किस कंपोनेंट की मदद से जो है पूर्ण करते हैं, वो क्या है हमारा, वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसको हम CO2 बोलते हैं। चलिए इतना समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा की वजह से, है ना, हवा की प्रेजेंस से हम जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, हवा की वजह से, जो हम हवा की वजह से कर सकते हैं, चलिए बताइए। चलिए, तो वो एक्टिविटीज है हमारी, पहली एक्टिविटी है हमारी विनोइंग। विनोइंग यानी कि फटकना, जब हम फटकते हैं, जब हम गेहूं ये चीजें क्या करते हैं, फटकते हैं ना, दाल हमारे होती हैं, ठीक है, गेहूं होते हैं, उनको हम फटकते हैं, तो क्या बोला जाता है, विनोइंग। अगला फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, यानी कि क्लाउड यानी कि बादलों का फॉर्मेशन, बादलों का बनना, ये भी किस वजह से होता है, एयर की वजह से होता है। रेस्पायरेशन यानी कि श्वासन,
है ना। श्वासन यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया जो है हमारी एयर की वजह से तो होगी, एयर ही नहीं होगा तो हम कैसे सांस लेंगे। अगला हमारा है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, है ना। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भी एयर की मदद से ही होती है, ठीक है। अगला हमारा ट्रांसपिरेशन, अगला है फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स यानी कि चिड़िया जो पक्षियों का उड़ना जो है वो भी क्या होता है हमारा एयर की वजह से होता है। अगला हमारा ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन यानी कि प्लांट्स करते हैं ना ट्रांसपिरेशन, तो वो भी किसकी वजह से होता है ट्रांसपिरेशन, यानी कि अगर हमारे पास प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है तो यहाँ पर क्या होगा ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन यानी कि सूर्य की किरणें जब यहाँ पर सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी यहाँ पर प्लांट में तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होंगे इवेपोरेट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इवेपोरेट करेंगे, इसमें जो एक्सेस वाटर होगा वो क्या करेगा इवेपोरेट करेगा, इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, पक्षियों का उड़ना, ट्रांसपिरेशन, रेस्पायरेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड और विनोइंग, तो ये सारी प्रक्रिया जो हमारी है वो क्या है हमारी एयर की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। या हम इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आया, इसकी जो प्रक्रिया है वो तो हमने डिस्कस कर ही ली थी। बाकी वाष्पोत्सर्जन हम इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर फटकना, पहली प्रोसेस जो है हमारी विनोइंग यानी कि फटकना, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में आप चाहें तो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे। अगला है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड यानी कि बादलों का निर्माण। अगला है रेस्पायरेशन यानी कि श्वासन की जो प्रक्रिया होती है वो। फिर प्रकाश संश्लेषण, फिर हमारा वाष्पोत्सर्जन, फिर हमारा जो है पक्षियों का उड़ना, ये भी क्या है हवा में उड़ते हैं ना पक्षी, तो पक्षियों का उड़ना ये भी क्या है एयर की वजह से ही पॉसिबल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। हाउ डू यू हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे को कैसे जो है मदद करते हैं एटमॉस्फेयर में जो गैसेस के एक्सचेंज के लिए, किस तरीके से जो है वो मदद करते हैं। चलिए आप सोचिए पहले इसको, फिर हम जो है इसको पढ़ते हैं। यानी कि प्रश्न में क्या पूछा गया था कि कैसे जो पौधे हैं और जानवर हैं यानी कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं एक दूसरे को कैसे सहायता करते हैं वायुमंडल में जो है गैसों के एक्सचेंज के लिए, कैसे वो एक दूसरे को सहायता करते हैं। चलिए तो जैसा कि हमने देखा जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है प्लांट्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या देते हैं गिव आउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से जो है हमारे प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। वो ऑक्सीजन जो है एनिमल्स द्वारा ली जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वो छोड़ते हैं। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं उसको अगेन जो है प्लांट्स लेकर के अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इसी तरीके से ये जो साइकिल है वो चलती जाती है। और इसी वजह से जो है वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन अच्छे से जो है एक्सचेंज हो पाती है, ठीक है। इसी वजह से क्या हो पाता है जो गैसेस का जो आदान प्रदान है वो अच्छे से हो पाता है, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अब यह चैप्टर जो है हम पढ़ चुके हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम अच्छे से कर चुके हैं, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई क्वेरी लगती है या कुछ जो है समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।